नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। IBN 7 पर यह समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। तो पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्नकाल। ये बड़ी बढ़ोतरी है, कोई साधारण बढ़ोतरी नहीं है और ये कम से कम अच्छे दिनों का आगाज तो नहीं ही है। इन्होंने आज ये बता दिया कि अच्छे दिन का इनका क्या परिभाषा है। ये घोर जन विरोधी नीति है और साथ साथ पार्लियामेंट को बाईपास किया है। अभी तो पार्लियामेंट का सेशन होना था। ये किस तरह की संवेदनशील सरकार है जो कल तक तो आम आदमी की बात करती थी और आज उसी आम आदमी के ऊपर बोझ पर बोझ डाली जा रही है। ये दुर्भाग्य है देश का, लुभावने सपने दिखाने के बाद एक सरकार जनता पर फिर कमर तोड़ महंगाई डालने जा रही है। To meet all the necessary expenditure, I was forced to implement the order that was done by my earlier government. रोज का करीब 900 करोड़ का नुकसान रेलवे को हो रहा है। रेल के क्षेत्र में ट्रैक सुरक्षित नहीं है, सेफ्टी नहीं है, उसके लिए पैसा नहीं है और इस क्षेत्र में क्योंकि एंट्रीम बजट में ही इसका प्रावधान किया गया था तो उसको अभी लागू किया गया है। जी, तो देशवासियों को अच्छे दिन आने का भरोसा देने वाली मोदी सरकार ने जनता को बड़े जोर का झटका दिया है। रेल बजट आने से पहले ही केंद्र सरकार ने रेल किराया 14.2% बढ़ा दिया है, जबकि माल भाड़े में भी 6.5% की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। हाल के समय में ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। इतनी ज्यादा बढ़ोतरी के पीछे सरकार का तर्क है कि यह फैसला यूपीए सरकार के वक्त ही ले लिया गया था, वो तो बस इसे लागू कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले पर मोदी सरकार को घेर लिया है। विपक्ष सरकार के तर्क को खारिज कर सवाल पूछ रहा है कि अगर कोई गलत फैसला पिछली सरकार ने लिया है तो उसे बदलना नई सरकार का क्या काम नहीं था? क्या नई सरकार आने से नीतियों में भी बदलाव नहीं होना चाहिए? आज प्रश्नकाल में यही है चर्चा का विषय। जनता को मोदी सरकार का बड़ा झटका, रेल किराए में भारी बढ़ोतरी, और इसी से पैदा होता है आज का प्रश्नकाल। क्या बजट से पहले रेल किराए में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी सही है? तो आप अपनी राय हमें SMS के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKPY या PKPN और मैसेज करें 51818 पर। और मेरे और आपके सवालों को जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे बोर्ड ट्रैफिक के पूर्व सदस्य के अग्रवाल, और दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी नेता GVL नरसिम्हा राव। तो चर्चा शुरू करने से दर्शकों की पहले जो है दर्शकों की राय और सवाल लेते हैं। जम्मू से वकील विक्रांत सिंह ने अपना सवाल पूछा है, सुनते हैं विक्रांत क्या कुछ पूछ रहे हैं। 14.25% जो रेलवे का किराया बढ़ गया है, हमने उम्मीद की थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। क्या मैं समझूं कि अच्छे दिन आ गए हैं? वहीं फेसबुक पर प्रदीप श्रीवास्तव ने लिखा कि अच्छे दिनों की शुरुआत रेल यात्रा से ही शुरू हो रही है। नरसिम्हा राव जी, सबसे पहले अगर आपके पास आ सकूं मैं, जिस तरीके से जो पूरे का पूरा प्रचार चला था आप लोगों का, वो रेडियो एड्स आ रहे थे कि भाई वो आ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, महंगाई जाने वाली थी, लेकिन ये तो महंगाई ने दस्तक दे दी है वापस आपकी सरकार के साथ। लगता है नरसिम्हा राव के पास हम वापस बाद में चलेंगे, लेकिन अगर इस वक्त के अग्रवाल जी आप बता सकें कि आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या ये रेलवे की जरूरत है इस वक्त इस तरह की बढ़ोतरी करना? देखिए, अगर केवल आंकड़ों की बात की जाए तो सच्चाई ये है कि यात्री सुविधाओं को और पैसेंजर सर्विसेज को चलाने के लिए अगर रेलवे को 100 रुपये खर्च होते हैं तो जो किरायों का स्ट्रक्चर अभी तक था, जो आज भी है, उसमें 50% भी रिकवरी नहीं होती है। यानी कि संचालन खर्च आधे से ज़्यादा उसे क्रॉस सब्सिडाइज करना पड़ता है माल भाड़े से या किसी दूसरे साधनों से। तो ये व्यवस्था इनडेफिनिटली नहीं चल सकती है। क्यों? क्योंकि जो माल भाड़े का स्ट्रक्चर है उसमें दूसरी तरफ एक्सट्रीम हो रहा है कि अगर 100 रुपये हमारा खर्च आता है संचालन का माल भाड़े में, तो हम 150 रुपये से भी ज़्यादा किराया वसूल करते हैं या लगभग 150 रुपया करते हैं, और उसकी वजह से कॉस्ट सामान का बढ़ता है। जो हमारी कम्पिटिटिवनेस है इकोनॉमी में आनी चाहिए वो ब्लंट होती है, और इंटरनेशनल मार्केट में हम एक बड़ी
स्ट्रांग इकोनॉमिक रूप में कैसे उभरेंगे अगर ये हालत है तो। जी अग्रवाल जी, अब हमारे साथ बने रहिएगा। जीवीएल नरसिम्हा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरसिम्हा जी, अगर मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से आप लोगों ने प्रचार किया था कि भाई मोदी जी आ रहे हैं और महंगाई को जो है अब जाने की नौबत आ गई है, लेकिन यहाँ पर कुछ उलट ही नजर आ रहा है। पहले डीजल की कीमतों में इजाफा और अब जिस तरीके से आपने माल भाड़ा और रेल किराया बढ़ाया है, ये तो महंगाई ने दस्तक दे दी है। देखिए, ये जैसा आपने अपने शुरुआती कमेंट्स में कहा है, ये यूपीए का ही कार्यकाल में ये तय हो गया था। यूपीए ने कई सालों से जिस प्रकार से रेलवेज का सही मैनेजमेंट, इकोनॉमिक मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं किया, जिस प्रकार से वहाँ एक लोक लुभावन नीति एक तरफ अपनाई गई, दूसरी तरह भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, वो नहीं हुआ। तो उसके देखिए, मोदी जी का ये इमेज है, मोदी जी को जनता जानती है कि वो एक रेस्पॉन्सिबल, एक फिस्कली रेस्पॉन्सिबल सरकार देंगे। कोई लोग लुभावन नीति अपनाएंगे ऐसा कभी हमने कहा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, रेलवे के सेफ्टी बढ़ाने के लिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, रेल नेटवर्क को बढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। और जिस प्रकार के हालात में रेलवेज को कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा है, कांग्रेस की सरकार ने, उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचता है। ये इसका निर्णय भी चुनाव के खत्म होने के बाद, उनको ये निर्णय बहुत पहले लेना चाहिए था। नरसिम्हा जी, माफ कीजिएगा, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में आप लोगों ने बड़े हसीन सपने दिखाए। चुनाव प्रचार खत्म हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है और हालात उस वक्त भी ऐसे ही थे। क्या उस वक्त आप लोग समझ नहीं सके कि हालात मुश्किल होंगे, हम सारी मसलों का जो समाधान एक जादुई छड़ी से नहीं कर सकते हैं? जो भी प्रॉमिसेस किए गए हैं, एक एक प्रॉमिस को मोदी जी अपने कार्यकाल में पूरा करेंगे, बहुत जल्दी पूरा करेंगे, बट लेकिन उसके लिए वक्त की जरूरत है। जिस प्रकार की इकोनॉमी की जिस प्रकार नष्ट किया गया, जिस प्रकार हमारे की ग्रोथ की दर कम हो गई है, जिस प्रकार एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही है देश में, जिस प्रकार इंडस्ट्रियल सेक्टर को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ हो रहा है, तो वो पूरे इकोनॉमी को आपको सही ढंग से आगे करने के लिए, सही ढंग से करने के लिए थोड़ा वक्त तो लगेगा। और किसी प्रकार से लोगों को थोड़ा फायदा पहुंचा के आज एक साल के बाद उन पर फिर इकोनॉमी का मार पड़े या महंगाई का मार पड़े, उससे बेहतर होगा कि मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात को चलाए हैं 12 साल, जनता ने जिस प्रकार उनको वक्त दिया, वहां कोई बिजली फ्री में नहीं मिलती है, वहां कुछ भी फ्री में नहीं दिया जाता है, लेकिन एफिशिएंसी और ओवरऑल अच्छा जो मैनेजमेंट, सुशासन जो उनका, जिनका परिचय मोदी जी ने गुजरात में किया, वैसे ही परिचय दिल्ली में भी देंगे। नरसिम्हा जी, चुनाव प्रचार के वक्त गुजरात मॉडल को दिखाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है अब आप कह रहे हैं वक्त की जरूरत है। शिशिर सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन शिशिर के पास जाने के पहले जम्मू से बिजनेसमैन अंशुमन ने अपना सवाल किया है। सुनते हैं अंशुमन क्या कुछ पूछ रहे हैं। महंगाई पहले से ही बहुत हो गई है, अब क्या यह रेलवे का किराया बढ़ाना सही कदम है? शिशिर, अगर मैं आपसे पूछ सकूं, जीएल नरसिम्हा साहब को आप सुन रहे हैं, तर्क में आखिर फर्क क्या नजर आ रहा है यूपीए की और अब इस मोदी सरकार की? वो भी कह रहे थे कि भाई ऐसे हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया भर में कि महंगाई बढ़ रही है, हमारे नियंत्रण से बाहर है, और ये कह रहे हैं कि हमें वक्त चाहिए, अभी हालात खराब हैं। देखिए, अगर अभी जो रेल का किराया और भाड़ा बढ़ाया गया है, ये अब ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार का फैसला था, हमने उसे लागू किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि लागू किसने किया? लागू तो आपने किया है। और एक ये बात यहीं खत्म नहीं होती है, ये जो बढ़ोतरी की गई है, इसके अगर आप वर्डिंग्स को देखेंगे तो इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की भी बात की गई है, यानी कि डायनेमिक प्राइसिंग होगा। और अभी ये शुरुआत है, जब कभी भी आपके फ्यूल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो आपका किराया और भाड़ा और बढ़ सकता है। तो ये शुरुआत है, अभी इसके बाद और बढ़ोतरी होगी। भले ही आप कहते रहें कि रेलवे की इकोनॉमी को देखते हुए ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त समय की बात जो है, ये समय उचित नहीं था कि आप इसमें बढ़ोतरी करते, क्योंकि कई चीज़ों के दाम पहले से ही बढ़े हुए हैं। और जो शुरुआती हमारा अनुमान है कि इससे जो खुदरा महंगाई दर है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी ही होगी, 10 बेसिस पॉइंट की बात की जा रही है, लेकिन जो होलसेल इन्फ्लेशन रेट है
उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये दोहरी मार हमारे ऊपर पड़ेगी। ये जैसे कहते हैं कि गरीबी में आटा गीला जैसे एक बार फिर से जो है हालत ना हो जाए। बहरहाल IBN-खबर.com पर प्रवीण सिसोदिया ने लिखा है कि ये काला धन पर हल्ला मचाते थे, उसे तो वापस लाए नहीं, जनता के लिए महंगाई जरूर लेकर आए हैं। और हिमाचल प्रदेश के बत्ती से मार्केटिंग मैनेजर विनीत कुमार ने फोन पर अपनी बात कही है। सुनते हैं विनीत का सवाल। अभी दिखाई देता है कि बहुत जल्दबाजी में एक लिया गया निर्णय है और ये एक तरह से नरेंद्र मोदी जी की डिक्टेटरशिप को दिखाता है। वेनेवर, क्योंकि हमें पता है कि रेल बजट आने वाला था, तो उससे पहले इतना जल्दी ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं दिल्ली से राकेश ने भी अपनी बात कही है, राकेश की भी बात सुन लेते हैं। मोदी सरकार बहुत सोच समझ के चल रही है, क्योंकि जो रेलवे की रिक्वायरमेंट्स हैं या देश की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आज रेलवे को ही देख लीजिए, रेलवे कितना इंक्रीज हो गई है, कितनी पटरियां बढ़ गई हैं, उसके लिए आय का सोर्स तो चाहिए। या तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं आपके फैसले पर। नरसिम्हा जी, आपने कहा ये तो यूपीए का लिया हुआ फैसला है, अगर यूपीए के फैसलों पर ही आपको अपनी सरकार चलानी थी तो भाई आप उनके राज्यपालों को क्यों बदल रहे हैं? उन्होंने जो काम किए, जो कमेटियां गठित की, उनको क्यों बदल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनके लिए हुए फैसलों को आप पलट नहीं रहे हैं? नहीं, क्योंकि जो फैसला बहुत समय के पहले लेना चाहिए था, एक छोटे इंस्टॉलमेंट्स में जिसको लेना था, उन्होंने चुनाव के दौरान चुनाव में फायदा लेने के लिए कई बार इनको इस प्रकार का रोक के रखा है प्राइस राइज को। जो जिस प्रकार आप देखिए, पॉपुलिज्म नहीं चल सकती है, लंबे समय तक नहीं चल सकती है। पॉपुलिज्म के आधार पर कुछ मुफ्त में आप दे के वोट बटोर सकते हैं, बट लेकिन जब तक सरकार कोई भी सीरियसली पूरे इकोनॉमी को पटरी पर नहीं लाती है, पूरे इकोनॉमी को एक रैशनल तरीके से काम करके उसको सही नहीं करती है, आपको पूरा सुधार नहीं मिलेगा। जब तक पूरे इकोनॉमी में सुधार नहीं होगा, जनता को लाभ नहीं होगा। जनता इस बात को समझती है, बट लेकिन थोड़ा समय, आज का जो निर्णय है, आज का जो यूपीए का निर्णय जिनको अभी आज अमल होने वाला है, इसको लेकर जनता को बिल्कुल थोड़ा बोझ पड़ेगा, मैं मानता हूं। लेकिन आप सरकार की नीयत, सरकार की कामकाज, सरकार की जो प्लानिंग है, लोग लंबे समय तक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आज को 50 रुपया आज पाने के लिए सरकार से आप लोगों ने कई दावे चुनावी प्रचार के वक्त भी किए थे, अभी भी आप दावे ही कर रहे हैं। के अग्रवाल जी, आप रेलवेज को समझते हैं, तमाम तरीके के हम आर्ग्यूमेंट्स देख रहे हैं। लालू प्रसाद कहते हैं कि मैंने रेलवे का टर्न अराउंड करवा दिया था, ममता कहती है कि रेलवे में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। अब ये जो कदम उठाया जा रहा है, ये रेलवे की सेहत को क्या दुरुस्त कर पाएगा? मालभाड़े के किराए को बढ़ाना, रेल किराए को बढ़ाना? देखिए, मेरे विचार में रेलवे की ओवरऑल स्थिति को सुधारने के लिए केवल भाड़ा बढ़ाने की नीति से ही पर्याप्त जो हम चाहते हैं कि रिजल्ट मिले वो नहीं मिलेंगे। हमें सभी चीज़ों को देखना है, एक होलिस्टिक व्यू लेना है कि जहाँ हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है जिन जिन मदों में, चाहे वो हमारा स्टाफ कॉस्ट है या फ्यूल कॉस्ट है या मेंटेनेंस का कॉस्ट है या जो भी हमारा लोन्स के ऊपर में इंटरेस्ट का पेमेंट है, क्या वहाँ पर कोई किफ़ायत सारी की गुंजाइश है? मेरी समझ से गुंजाइश है, उसको देखना चाहिए। और हमें जो हमारे मेथड्स ऑफ ऑपरेशन हैं उनमें हम क्या सुधार ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी को और कितना ज़्यादा बेहतर यूज़ कर सकते हैं, उस पर जोर देना चाहिए। मैं खेद के साथ ये कहता हूँ कि रेलवे में नई टेक्नोलॉजी के एब्जॉर्प्शन की जो गति रहनी चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ती है। एंटी कोलिजन डिवाइस आज 12-14 साल से मैटर चल रहा है, लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते कि वो अंतिम मंजिल पे पहुंच गए। मतलब अग्रवाल जी, आप कह रहे हैं कि भाड़ा तो समय समय से बढ़ा दिया जाता है, लेकिन जहां पर बढ़े हुए इन पैसों का निवेश होना चाहिए वहां वो असर नहीं दिख रहा है। शिशिर, आप नरसिम्हा जी की बातों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि भाई सरकार में आने के बाद जो चुनावी प्रचार के वो वादे कर रहे थे, अब एक रियलिज्म उनमें सेट इन कर रही है कि भाई हमने जो जो वादे किए, बड़े वादे, उनको बहुत जल्दी 100 दिनों के अंदर, 6 महीने के अंदर पूरा करना आसान नहीं हो पाएगा? नहीं, ये बात तो सही है कि इस सरकार के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आते ही सभी चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त कर देंगी। इसमें वक्त तो चाहिए ही चाहिए, चाहे आप 100 दिन की बात करें या 6 महीने की बात करें, साल भर की बात करें। अब
एक इनका एक नया नारा है। इनका ये कहना है कि हम कोई आपसे समय नहीं मांग रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 100 दिन में हो जाएगा या 6 महीने में हो जाएगा, कह रहे हैं कि हम धीरे धीरे इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा जो अफसोस की बात लग रही है कि इस समय महंगाई दर काफ़ी ऊंची है। आप माल भाड़े में बढ़ोतरी कर रहे हैं, 35% जो स्टील है, सीमेंट है, कोयला है, ये सभी का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के जरिए होता है। अब वहाँ पर इन सभी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा और वो मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है पहले से ही जो बढ़ी हुई महंगाई है या महंगाई दर और बढ़ने की जो आशंका है उसको बल देगा। तो ये समय उचित नहीं है। चलिए इस टाइमिंग के सवाल को हम नरसिम्हा जी के पास लेकर जाएंगे, लेकिन उसके पहले बिहार के भागलपुर से किसान सुमंत कुमार ने फोन पर अपनी बात कही है। आइए सुनते हैं सुमंत का क्या कुछ कहना है। जो मोदी सरकार जो है जिस समय की चुनाव लड़ने जा रही थी उस समय यह जो है कही थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं, गरीबों पिछड़ों दलितों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, और इस आधार पर हम लोगों से उन्होंने वोट लिया। और अभी देश पर जो महंगाई का मार्ग थोप रहे हैं, अच्छे दिन आने के बदले गरीब मतलब कि बुरे दिन को ला दिया गया है। अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं, बुरे दिन आ गए, ऐसा कहना है। सोशल वेबसाइट फेसबुक पर बीएम कृष्णा ने लिखा है कि आने वाले अच्छे दिनों के लिए बुरे दिन जो हैं वो मंजूर है। यानी कि बीएम कृष्णा का कहना है कि शायद कुछ कड़े कदम अगर अभी ले लें तो फिर भी ठीक है। नरसिम्हा जी, जो सवाल शिशिर भी खड़े कर रहे हैं कि भाई थोड़ा इंतजार कर लेते, अभी आप जब माल भाड़ा बढ़ा रहे हैं, आपको भी पता है कि उससे जब सीमेंट, आपकी स्टील, इनकी कीमतें बढ़ेंगी, घरौंदे महंगे हो जाएंगे, तमाम ऐसे गुड्स हैं या ड्यूरेबल्स हैं या जो बुनियादी सामान है, आप दूध, फलों, सब्जी की बात करें, उनकी भी कीमतों में इजाफा होगा। थोड़ा रुकना नहीं चाहिए था क्या सरकार को? अब देखिए, सरकार में जो इन्फ्लेशन को लेकर बहुत सरकार सीरियस है। फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में बात कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई को रोकना है। इन सब का क्या निर्णय लेने से महंगाई पर किस प्रकार का असर पड़ेगा, कौन से कदम को हमको लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए, उसके लिए निर्णय करने में वही सक्षम है। हमें भी मुझे भी इसकी समझ है कि इससे महंगाई पर कुछ असर होगा, बट लेकिन बाकी कदमों से शायद इस पर ज्यादा असर होगा। वो उस कौन सा ऑल्टरनेटिव, कौन से डिसीजन हमको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अल्टीमेट जवाबदेही जो है वो सरकार की है। और सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और सभी जो अधिकारी हैं उनकी बनती है। तो इस तरह का निर्णय, कौन सा निर्णय लेना है, और फाइनली आउटकम तो उनको दिखाना है। महंगाई पर काबू किस प्रकार पाया जाएगा, तो उसके लिए वही ज्यादा सक्षम है। हमें इस पर, मुझे नहीं लगता है कि हमें इस पे एक पहलू पर इस प्रकार की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं नतीजों का इंतजार करें लोग। वैसे ट्विटर पर विकास जांगड़ा ने लिखा है कि अगर रेलवे की हालत सुधरती है तो किराया बढ़ने की ये कड़वी दवाई जो है वो मंजूर है। अग्रवाल साहब, जिन नतीजों की बात कर रहे हैं नरसिम्हा राव साहब, आप क्या कहेंगे अब जबकि रेल बजट प्रस्तुत होगा, सरकार की सबसे 3 प्राथमिकता क्या दिखनी चाहिए जिससे लगे कि भाई इस औचित्य साबित होता है कि हमने ये रेट्स बढ़ाए हैं, लेकिन उसका एक औचित्य साबित होता है हमारे रेल बजट में? देखिए, सरकार को मेरे नम्र विचार में ऐसी रूपरेखा दिखानी चाहिए बजट में कि अगले 15-20 वर्षों में रेलवे का जो ढांचा है उसका विस्तार कैसे होगा, मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, स्पीड्स कैसे बढ़ेंगी, मालगाड़ियों के संचालन के लिए जो डीएफसी का कॉरिडोर है वो कैसे तेज़ी से पूरा किया जाएगा, और टेक्नोलॉजी का अधिक इस्तेमाल कैसे होगा ताकि प्रोडक्टिविटी जो है पर एम्प्लॉई वो बढ़े। अभी 7वां पे कमीशन भी घोषित कर दिया था यूपीए 2 सरकार ने। तो भविष्य में जो खर्च है स्टाफ का वो और बढ़ने वाला है। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक होलिस्टिक व्यू ले करके और रेलवे का मैनेजमेंट इस पे विचार करे, सरकार विचार करे। और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीपीपी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन, वो मॉडल हमारे यहाँ क्यों सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इस पे गहन चिंतन होना चाहिए। यानी कि अब अगर आप अगर रेलवे में आप लोगों पर एक बोझा डाल रहे हैं तो उसके कहीं ना कहीं एक उसकी जस्टिफिकेशन आपको दिखानी होगी कड़े कदम उठाकर। IBNखबर.com पर रितेश ने भी लिखा है कि अच्छी साफ सफाई, बेहतर सुरक्षा, अच्छा खाना और आरामदायक सफर के लिए किराया बढ़ाना ठीक है।
बशर्ते अगर ये सारी सुविधाएं यात्रियों तक पहुंच रही हो तो वो उसके लिए तैयार है। और आपको हम ये भी बता दें कि आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए लोगों की राय हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन शिशिर, जैसा हम कहते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स मेक्स फॉर बैड पॉलिटिक्स, कहीं ये एक अच्छी बात तो नहीं है कि भाई इस वक्त नरेंद्र मोदी सरकार के पास मैंडेट है, इसलिए कम से कम लोक लुभावन बजट्स ना पेश करके अभी जो कड़वी घुट्टी पिलानी है वो पिला दो ताकि अर्थनीति को सुधार लिया जाए। उसके नजरिए से क्या एक स्मार्ट कदम मानते हैं आप इससे? ये निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए राज्यों के विधानसभा चुनाव कुछ महीनों के बाद होने हैं, तो उस समय आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी कि आप कड़वी घुट्टी उनको पिला सके, जनता को पिला सके। तो ये समय बिल्कुल सही है इस लिहाज से कि आप कड़े फैसले ले सकें। मोदी जी ने इस बारे में ऐलान भी कर दिया था कि कड़े फैसले लेने होंगे, उसकी शुरुआत हो गई है और ये सिलसिला बजट में भी जारी रहेगा। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बजट से आपको बहुत कुछ राहत मिल जाएगी तो ये एक गलत बात होगी। ये सिलसिला वहां तक जारी रहेगा और उसके बाद जब नवंबर में उम्मीद है कि शायद राज्यों के विधानसभा चुनाव हो तो उस समय तक इस कड़े फैसले का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। नरसिम्हा जी, अब जबकि आप सरकार में हैं, आपको क्या कम से कम आप इस बात से आप मनमोहन सिंह की मजबूरियों को थोड़ा बेहतर समझ पा रहे हैं? आपको लग रहा है कि भाई सरकार चलाना अलग बात है, विपक्ष में बैठकर सरकार को कटघरे में खड़ा करना अलग बात है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पहली बार भाजपा शासन में नहीं आई है केंद्र में और पहली बार मोदी जी सरकार नहीं चला रही है। तो पूरी तरह एक जो अकाउंटेबल, एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जिसको कहा जाता है, मोदी जी एक इसको किसी स्टेट को 12 साल 13 साल चला चुके हैं। और वहां भी आप आई थिंक गुजरात मॉडल की जब आप बात करते हैं उसमें इस प्रकार की रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस एक हिस्सा है। तो इसलिए जनता वो उनकी राजनीति में वहां 24 घंटा बिजली मिलती है, पर लेकिन वहां 24 घंटे कोई किसी को बिजली चोरी करने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया जाता है। वहां वो दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा है। मुफ्त में नहीं बिजली दिया जाता है। हाँ जी, जी वही कह रही हूं मैं कि वहां गुजरात की जो बिजली की दरें हैं वो दिल्ली के मुकाबले कहीं ज्यादा है। रेलवेज को लेकर न जो भी है, वहां जो भी इकोनॉमिक कॉस्ट को जो है, आपको यदि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, रेलवेज को आप रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने मोदी जी को यदि सुना होगा कई बार उन्होंने रेलवेज को लेकर जो एक बहुत आज देश के लिए एक बहुत स्ट्रांग नेटवर्क है, रेलवेज की जो ताकत है वो देश की इकोनॉमी को बहुत अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और वैसे संस्था को आप बीमार बना के रखें और बिल्कुल किसी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ न चलाए, उसका बहुत लॉन्ग टर्म में नुकसान होता है। तो इसलिए मोदी जी का जो आपको ये शायद मालूम होगा कि वहां कुछ ऐसे संस्था थे, कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे गुजरात में, जो उनके जाने के पहले बहुत खराब हालत में थे, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही सालों के बाद उनकी पूरी तरह उनका जो इकोनॉमिक पोजीशन जो हुआ उसमें इंप्रूवमेंट हुआ, वो अभी बहुत प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज बन गए हैं। चलिए सर, आप लोगों ने, सर माफ कीजिएगा वक्त की कमी है, आप लोगों ने चुनाव के वक्त में वादे किए थे कि महंगाई को आते ही जो है दूर कर देंगे, वो वादा तो फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। अब एक और वादा कर रहे हैं कि आप जिम्मेदार शासन जो है वो करके दिखाएंगे। तो सबकी नजर बनी रहेगी कि बजट में जो है आखिरकार ये जो बढ़ोतरी की गई है किरायों में, इसका औचित्य साबित होता है या नहीं। फिलहाल नरसिम्हा जी, के अग्रवाल जी और शिशिर, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रश्नकाल में। और आज के सवाल पर हमने एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय भी ली। हमने सवाल किया था कि क्या बजट से पहले रेल किराए में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी सही है? अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 45% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 55% लोगों ने ना में जवाब भेजा है। तो वैसे रेल किराया बढ़ने की आशंका पिछले कई दिनों से जताई जा रही थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार कड़े फैसले लेने की बात कही थी। देश हित में अगर सरकार कड़े कदम उठाती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बशर्ते उस कड़े कदम का सकारात्मक और सुखद नतीजा मिले। उम्मीद करते हैं कि रेल किराए में की गई इस भारी बढ़ोतरी के बाद सरकार यात्रियों को सुरक्षित और सुखद रेल सफर का अनुभव देगी। रेलवे में सुरक्षा, खान-पान, साफ सफाई जैसे मुद्दों से जुड़ी जो तमाम समस्याएं हैं उनको दूर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये था आज का प्रश्नकाल। अब अगले हफ्ते सोमवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा, बाकी सब आपका। नमस्कार।